सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी और हमारे राशिद भाई हमारे साथ। कल ही हम बात कर रहे थे, आपको पता है, आप कह रहे थे तसलसल होना चाहिए ये, लेकिन जाहिर है हमें फ्यूचर को भी तो देखना है। रिजवान की आपको क्या लगता है बतौर कप्तानी, अगर उनकी क्रिकेट जारी रहती तो कितना उनके पास टाइम था, और अब शाहीन को जो मौका मिला है, आप इस फैसले को किस नज़र से देख रहे हैं? मुश्किल फैसला होगा क्योंकि 10 लोगों ने गलत फैसला मिलके किया है, तो ये बहुत पहली दफा हुआ है। पहले तो चेयरमैन अनाउंस कर देता था, ये मैंने बना दिया था। अशरफ साहब आए, उन्होंने कहा कि बाबर आजम कप्तान नहीं बनेगा, शाहीन आफरीदी बनेगा और शान मसूद बनेगा। नजम सेठी आए, उन्होंने कहा शादाब बनेगा। अभी 2 दिन पहले ही से खबरें आना शुरू हो गई कप्तान वनडे का वर्ल्ड कप कब है? 2027 में। और शाहीन 3 T20 कौन से जीता हुआ है? मतलब कि PSL में वो तो T20 का कप्तान अच्छा है, तो हमने उसको वनडे का बना दिया। तो एक जहन में चीज आती है कि सलमान अली आगा को कैप्टन हम वर्ल्ड कप का बना रहे हैं या शादाब का वेट करेंगे। तो ये चीजें आना बाकी हैं। जो 10 लोगों ने बैठ के एक चीज बनाई है, बहुत बड़ा मेरे ख्याल से गलत फैसला किया है, क्योंकि शाहीन को अगर बनाना है तो अभी से बना देते आप T20 का कप्तान। बाकी जितने भी कप्तान आए उन्होंने 3 T20 नहीं जीते हुए, शाहीन ने जीते हुए, तो वो एक वेट हो जाता है। सलमान अली आगा हमारा वनडे का, मैंने शायद कल भी बात की थी, वनडे का अच्छा कप्तान हो सकता है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस वनडे में बहुत अच्छी है, टेस्ट मैच में अच्छी है, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। कल आप ये कह रहे थे राशिद भाई कि सलमान अली आगा इज ओके फॉर T20, सो लेकिन जाहिर है हमने कल भी आपसे सवाल किया था कि उनकी अपनी जगह T20 के फॉर्मेट में जस्टिफाई नहीं हो पाती, उनकी कंट्रीब्यूशन इन द मैच नहीं नजर आती। लेकिन आप कह रहे हैं एज अ कैप्टन ही वुड डू बेटर इन ODI। सो और नेचुरली उनकी कारकर्दगी, फैक्ट्स हैं कि उनकी कारकर्दगी टेस्ट और वनडे में बेहतर है। सो द बेटर वुड हैव बीन कि वो बनते ODI के कैप्टन और शाहीन बनते T20 के कैप्टन। आप ये कह रहे हैं? वो जिस सूरत में बात की थी कि तसलसल जारी रहे, कि कंटिन्यू रखा जाए, फिर रिजवान भी कंटिन्यूएशन में आते हैं ना, फिर हम वो बात कर सकते हैं, हाँ दोनों को हमें लेके चलना है। अगर आपने रिजवान को हटा दिया तो हमें तो हटाना, पहले तो सलमान अली आगा को चाहिए था। चलो रिजवान तो ऑस्ट्रेलिया भी वनडे सीरीज जीत के आया है, साउथ अफ्रीका भी जीत के आया है, चैंपियन ट्रॉफी में टीम ही हमारी गलत सिलेक्शन थी। देखिए ये बहुत बड़ा रैकेट बना हुआ है क्रिकेट बोर्ड में, सिलेक्शन कमेटी हो या जो लोग चला रहे हैं इसको, ये ठीक नहीं कर रहे। जितनी न्यूज या जितना बैकअप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आजकल मिल रहा है पूरे मीडिया में, ऐसा तो कभी मिला ही नहीं। और सबसे वर्स्ट तरीन परफॉर्मेंस तो ये 2 सालों में हुई है। नहीं तो फिर ये फैसला साजी, मतलब इतने ज्यादा थिंकिंग हेड्स ने बैठ के फैसला किया है। भट्टी साहब आप भी बताएं और अंदर की कोई खबर दें, तो ये फैसला किस बेसिस पे किया गया? मतलब राशिद भाई आप जो कह रहे हैं मेक्स परफेक्ट सेंस, क्योंकि हमें भी हत्तुल इम्कान यही लगता था भट्टी साहब कि शाहीन आफरीदी चूंकि इतने लाहौर कलंदर को PSL जितवा चुके हैं, को ज्यादा सूट करते हैं। देखिए राशिद भाई जो बात कर रहे हैं काफी हद तक वो सही बात कर रहे हैं, और PCB ने जो कल प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें 2 बड़े नाम अभी मौजूद नहीं है जो कल फैसला साजी में शामिल थे। उनमें एक फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन मिसबाउल हक मौजूद थे उस मीटिंग में, उन्हें खास तौर पर इस्लामाबाद बुलवाया गया। सरफराज अहमद पाकिस्तान के एक और फॉर्मर कैप्टन, वो वहां मौजूद थे। लेकिन मसला ये है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का इंपॉर्टेंट तरीन मैच चल रहा है, उसका पहला दिन खत्म हुआ और मैच अभी एक करवट लेगा। पाकिस्तान ने 259 रन बनाए हैं, तो क्या जरूरत पड़ी थी कि ड्यूरिंग टेस्ट मैच या तो आप सीरीज से पहले कप्तान तब्दील कर लेते। देखिए राशिद भाई ने बहुत सारे उरूजो जवाल देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, ये ड्रेसिंग रूम का माहौल ड्यूरिंग टेस्ट मैच हमने खराब कर दिया। ऐसा ना हो कि रिजवान टेस्ट मैच खेल रहे हैं, रिजवान ने अभी 1 इनिंग्स बैटिंग करनी है, उन्होंने 2 इनिंग्स विकेट कीपिंग करनी है, तो ड्यूरिंग टेस्ट मैच हमने ये सब कुछ कर दिया। अब इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था कि पाकिस्तान टीम के जो हेड कोच थे क्या है माइक हसन, उन्होंने PCB से कहा कि मुझे मोहम्मद रिजवान नहीं चाहिए, मुझे शाहीन शाह आफरीदी चाहिए। शाहीन शाह आफरीदी की एज ए लीडरशिप हमें कोई उनकी सलाहियतों पर शक नहीं है, लाहौर कलंदर्स को PSL जितवाए हुए हैं। लेकिन मेरा सवाल क्रिकेट बोर्ड से ये है कि रीसेंट पास्ट में 2 फॉरेन कोचेस जैसन गिलेस्पी और गैरी कस्टन
ये शोर मचाते हुए अपने ओहदे से मुस्ताफी होकर चले गए कि हमें इख्तियारात दिए जाए। आपने उन दोनों को इख्तियारात नहीं दिए, आपने यकायक माइक हैसन ने ऐसा क्या कर दिया कि माइक हैसन को आपने इख्तियारात दे दिए। फिर हमें ये भी अभी प्रेस रिलीज में पता नहीं चल रहा कि शाहीन शाह अफरीदी को कब तक कप्तान बनाया गया है। तो मेरा ख्याल में टाइमिंग गलत है, या तो सीरीज से पहले अनाउंस कर देते ड्यूरिंग टेस्ट मैच अनाउंस करना। भट्टी साहब सॉरी, हम ये भी टाइमिंग के हवाले से, हाँ, लेकिन टाइमिंग के हवाले से हमने जरूर ये मेंशन करना है कि एक साल पहले या 1.5 साल पहले पाकिस्तान टीम इंडिया गई हुई थी, तब भी याद है आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ऐसी। हम लोग अभी तक सीखे क्यों नहीं है कि किस टाइम पे कोई बात होनी चाहिए। एंड यू आर वेरी राइट, दिस विल एंड नेचुरली इंसान है, इम्पैक्ट तो करेगा ना आपकी प्ले को अगर आपको हटा दिया जाए। हम अब टेस्ट मैच तो खेल ही रहे हैं, टेस्ट की कप्तानी तो तब्दीली की गई, वो चले टेस्ट मैच के बाद बना देते, वनडे का कैप्टन अनाउंस कर देते, उससे क्या फर्क? हाँ, लेकिन रिजवान की परफॉर्मेंस पे तो मतलब इंसान है, किसी को भी इफेक्ट कर सकती है बात। देखिए अब्दुल्ला, फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन मोहम्मद रिजवान भी इंसान है ना, उसको ड्यूरिंग टेस्ट मैच ये आपने झटका लगा दिया, इससे ड्रेसिंग रूम के माहौल पे काफी असर पड़ सकता है, और प्लेयर्स जो हैं वो काफी सेंसिटिव होते हैं। हम माजी में जिन चीजों को कंट्रडिक्ट कर रहे थे, आज हम वही चीजें कर रहे हैं। देखें, मिसबाउल हक जो मेरी इत्तलात है, आप बहुत जल्द देखेंगे पीसीबी में किसी बड़े ओहदे पर हम उन्हें देखेंगे। वो कल फैसला साजी में शामिल थे, सरफराज अहमद को बुलवाया गया, सिलेक्शन कमेटी मौजूद थी, माइक हैसन मौजूद थे। मेरा सवाल यह है कि माइक हैसन को हम इतने इख्तियारात दे तो रहे हैं, क्या माइक हैसन की अकाउंटेबिलिटी होगी अगर खुदा न खास्ता ये डिसीजन बैकफायर कर गया? देखिए ये मुश्किल, ये सवाल है। हाँ बिल्कुल भट्टी साहब आपका। राशिद भाई, मतलब हमें माइक हैसन साहब को इख्तियारात देने चाहिए नहीं या उन्हें देने चाहिए? व्हाट शुड बी द आइडियल सिनेरियो? राशिद भाई आप बताएं हमें। अगर उनको हमने जिम्मेदारी सौंपी है तो फिर उन्हें इख्तियारात भी दें, एज ए कोच जाहिर है उनको इख्तियारात भी दें और फिर उनसे फिर अकाउंटेबिलिटी भी इख्तियारात तो होने चाहिए। सो माइक हैसन एक टूल है, एक यूज किया जाने वाला मोहरा है, पीछे लोग काम दूसरे कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में चेयरमैन और उसके जो साथ में राइट लेफ्ट होते हैं, उसके अलावा कोई काम कर नहीं सकता। ये हिस्ट्री है। ये जब से मैं तकरीबन 30 साल से देख रहा हूँ, जितने भी चेयरमैन आए गए, अच्छे भी आए, इसमें बुरे नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा उन्होंने लोग ऐसे नहीं रखे जो कि प्रोफेशनल हों। जो भट्टी साहब अभी बात कर रहे हैं, आप लोग बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा पाकिस्तान में क्यों हो जाता है? क्योंकि हम प्रोफेशनल हायर ही नहीं करते, हम उनको हायर करते हैं जो उनके काम आए। चाहे आपका कैप्टन हो, चाहे आपके कोच हो, चाहे आपकी सिलेक्शन, जब आपके कहने पे जो काम कर रहा होता है उनको हम ओबे करते हैं, उनको हम मानते हैं। बट जो भाई ये सारे जो लोग हमें पीसीबी में नजर आते हैं, ये अपने शानदार करियर्स लेके बैठे हुए हैं, ये सब प्रोफेशनल्स हैं। नहीं, क्रिकेटर्स है ना। ये देखिए, मेरा काम है पेशा वराना, मेरे क्रिकेट खेलना था, मेरा काम करना ऑफिस में डिफरेंट चीज। उसमें जैसे वसीम खान आते हैं, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, वो क्रिकेटर थे इंग्लैंड के, वो प्रोफेशनल थे, क्योंकि वो लेस्टर शायर में 10 साल काम करके आ रहे थे। वो क्रिकेटर ऐसे जो कि काम करते हुए आ रहे हैं। आप तो ग्राउंड से उठ के पीसीबी में चले गए, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं होता। आप कह रहे हैं कि कोई उनका तजर्बा होना चाहिए मैनेजमेंट पे। मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, मैं ग्राउंड में नहीं गया दोबारा, मैं आया हूँ, मैं मीडिया को पकड़ा है, तो मैंने उनको प्रोफेशन बनाया है, तो ये लोग भी अपना प्रोफेशन बना लेंगे। वर्ल्ड कप पे ये टीवी पे बैठे होते हैं, मैचेस में वहां होते हैं, जब T10 हो रहा होता है तो ये कनाडा खेलने चले जाते हैं। ये सारे वही प्लेयर हैं, इनको नहीं। अब हम जरा टेस्ट के फर्स्ट डे पे आ जाते हैं, और हम इसलिए भी आ जाते हैं क्योंकि हमने अब जब पहला टेस्ट जीत लिया तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्ट हुआ था, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि वही टीम जो होगी वो हमारे सेकंड में भी स्टार्ट होगी। लेकिन हमने देखा मतलब आउट तो हुए लेकिन रन्स भी बड़े ही स्लोली बना रहे थे। इज इट द प्रॉब्लम ऑफ द पिच, या क्या आप इसको क्या रीजनिंग क्या देंगे राशिद भाई? देखिए, पुरानी बॉल इतनी अच्छी नहीं खेली गई जो देखा गया। एक हाफ अगर हम लंच वाला देखते हैं या लंच के बाद आधा घंटा देखते हैं, बहुत अच्छा पिच खेली और उस पर स्ट्रोक प्ले किया है, चाहे वो अब्दुल्ला शफीक हो, कैसी छूटे जरूर, शान मसूद ने अच्छी अटैकिंग बैटिंग की है। लेकिन हम आखिर में अगर इनका देखते हैं कि रन रेट क्या है, तो वो स्लो खेले, स्ट्राइक रेट स्लो, इस वजह से कि लाहौर में तेज खेले थे। अगर यहाँ 45-49 का स्ट्राइक रेट है तो लाहौर में 60 का था।
लेकिन क्या है कि ये पिच थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, बॉल बैट पे इस तरह से आ नहीं रहा, और इन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। जो यानसन को लिया है फास्ट और महाराज को लिया है, महाराज से लंबी बॉलिंग कराई है क्योंकि वो कंटेन भी करते हैं और आउट भी करते हैं। तो मेन फैक्टर जो है यानसन का और महाराज का है, जो कि दो बेस्ट बॉलर दुनिया के आए हैं। ठीक है, उनको सपोर्ट इतनी नहीं मिली है यानसन को, लेकिन महाराज को मिली है, उन्होंने 2 विकेट लिए। तो उनकी बॉलिंग एक तो बहुत अच्छी हुई है, और पिच शायद लाहौर से हट के पीछे थोड़ी बॉल बैट पे आ नहीं रही इस तरह। 259 काफी है फर्स्ट डे के लिए। 300 प्लस 350 अगर हो जाते तो बहुत ही अच्छा स्कोर लगता है। और जिस तरह से कल के दिन की खेली है पिच, उसके लिहाज से हमें 350 करने चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, क्या प्रपोज कर रहे हैं कि आज किस तरह, हाउ शुड वी प्ले, और क्या हाउ शुड वी स्टार्ट द गेम टुडे, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए, स्ट्रेटेजी तो यही है कि 80 से 100 रन मजीद बनने चाहिए। पाकिस्तान अगर 350 तक कर जाता है तो फिर मेरे ख्याल में एक अच्छी पोजीशन होगी। अब आप देखें ना, साउथ अफ्रीका के वो बॉलर, वो मैथ्यू सामी, जिन्होंने पिछले मैच में 11 विकेटें ली, क्योंकि महाराज आ गए तो उनको सिर्फ 4 ओवर्स दिए गए। उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे उन पर कॉन्फिडेंस किया। लेकिन मेरे ख्याल में ये सलमान अली आगा इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। सलमान अली आगा की ये जो इस वक्त पार्टनरशिप लग रही है, ये पार्टनरशिप अगर लंबी जाए, क्योंकि ये आखिरी रिकॉग्नाइज प्लेयर है पाकिस्तान का, तो ये पार्टनरशिप अगर अच्छी जाए, फिर पाकिस्तान की टेल अभी तक बहुत डिसअपॉइंट कर रही है। हमारे आखिरी 4 बैट्समैन जो हैं वो 20-25 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में कल मैं सुन भी रहा था अजहर महमूद को, जो पाकिस्तान के हेड कोच है, वो कह रहे थे कि हमारी टेल को रन करने चाहिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पे आने के लिए 340, 350 या 350 प्लस ये पाकिस्तान को बनाने चाहिए। उसके बाद फिर पाकिस्तान अभी सऊद और सलमान है, उन पर जिम्मेदारी जाहिर आयद होती है। राशिद भाई, ये अगर टिक जाते हैं और होपफुली इंशाल्लाह टिक जाएंगे, तो फिर पूरा दिन आज खेलना चाहिए हमें, या कहां तक लेके जाना चाहिए? टी तक खेलना चाहिए, लेकिन लगता नहीं है ऐसा कि इतने लंबा खेल सकेंगे, क्योंकि अच्छी बॉलिंग, लाइनअप अच्छी है, विद इन द स्टंप बॉलिंग कर रहे हैं ये लोग। और हमारे लिए कल भी हमने बात की, बहुत अहम है ये टेस्ट मैच, और इससे डिसाइड हमारा आगे का करता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। जो 13 मैचेस खेल रहे हैं उसमें टफेस्ट मैच में ये भी आता है कि साउथ अफ्रीका नंबर 1 टीम चैंपियन है, उनको हम हराते हैं। फिर श्रीलंका से 2 मैच है, न्यूजीलैंड से है। तो राशिद भाई, मतलब व्हाट डू यू थिंक दे विल डू, कि पहले हाफ में क्या विकेट बचाएंगे? मतलब क्या सोच होगी इस वक्त? ऑब्वियसली इन्होंने, देखिए, कल शाम को जो 8-10 ओवर खेले सऊद शकील ने, और फिर सलमान अली आगा आ गए थे, थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की कि आज हमारी विकेट नहीं गिरनी चाहिए। स्ट्राइक को रोटेट नहीं कर पा रहे थे दोनों। सलमान अली आगा में 8 है, तो दोनों में ही है कि सिंगल देते हैं, स्ट्राइक रोटेट करें और आगे की तरफ से बॉल न्यू है अभी, क्योंकि कल शाम को इन्होंने ली थी, तो वो थोड़ा बहुत तंग कर सकती है। तो इनको स्ट्राइक रोटेट करनी चाहिए, और ये लाइन तक हम चले जाते हैं या 1 घंटे तक हम चले जाते हैं कोई विदाउट लॉस, तो पाकिस्तान के चांसेस हो जाते हैं कि 350 या उससे भी ज्यादा रन हम बना सकते हैं। अच्छा, वैसे कैसे लेके चलें? अगर इन दोनों में से कोई एक आउट होता है तो फिर जाहिर है आगे जो लाइनअप है वो आपके सामने है। अभी भट्टी साहब ने जैसे कहा है, अजहर महमूद ने, हमारी जो टेल है अच्छी टेल है। T20 के लिहाज से देखा जाए, वनडे में तो रन करते हुए आए, शाहीन आफरीदी हैं, उनको तरह समझाया जाए कि आपको जब तक बैट्समैन है आपको स्टे करना है, और जब जरूरत मिले मार सकते हैं। आसिफ आफरीदी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, ये जो लेफ्ट आर्म स्पिनर डेब्यू है ये बहुत अच्छी कर। नोमान पहले कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में भी, और टेस्ट मैच में भी 90 रन कर चुके हैं। साजिद तो पहले थे ही बैट्समैन। तो ये 4 है, अगर 20-20 भी बनाते हैं, ज्यादा मत दें इनको 50 करें, 20-20 भी बनाते हैं तो 70 से 80 रन तो ये भी बना सकते हैं। लेकिन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है टेस्ट क्रिकेट में। ये T20 की तरह खेलते हैं, शायद ये गलती कर रहे हैं। जी, आसिफ का तजर्बा है, जाहिर है इतना वसी तजर्बा है उनका, और उनको अब मौका मिला है तो होपफुली वो भी अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। देर से मिला है मौका, थोड़ा सा खासा देर से मिला है, तो लेकिन वो बैटिंग एक्चुअली अच्छी करते हैं। राजपे ठीक कह रहे हैं, सो ही हैज अ वास्ट एक्सपीरियंस बिहाइंड हिम एज वेल। भट्टी साहब जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जहां से हमने प्रोग्राम शुरू किया था कि क्या ये जरूरी होता है कि एक बॉलर या एक प्लेयर जो फॉर्म में नहीं है, फॉर्म में आ गया, पाकिस्तान को मैच जितवाने शुरू कर दिए, तो हम फिर इजाफी जिम्मेदारी डालकर एकदम से उस प्लेयर को भी खराब करने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल शाहीन शाह अफरीदी जितनी अच्छी एशिया कप में उन्होंने बॉलिंग की,
पहले टेस्ट मैच में उन्होंने बॉलिंग की, तो अगर वो खेल के उनको कंसंट्रेट करने दिया जाता, एज ए प्लेयर वो पाकिस्तान के लिए डिलीवर करते, तो ये ज्यादा बेहतर था। अब ये जिम्मेदारी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज दिस इज हैपेंड इन द पास्ट एज वेल। और अगर हम एक इंडिया का ही एग्जांपल दे दें कि विराट कोहली को जब कप्तान बना दिया था, ही डिड नॉट वांट दैट रिस्पांसिबिलिटी, क्योंकि उनकी अपनी प्ले जो था वो इफेक्ट हो रहा था। कप्तानी के एक अपने इश्यूज और प्रेशर और ये जो भी है तो वो आ जाती हैं। आई गेस हम नहीं समझे इस चीज को। लेट्स सी। बट अच्छा, वैसे क्या लगता है आपको भट्टी साहब, क्या इस फैसले के पीछे, और जाहिर है 10 लोगों ने कोई फैसला किया होगा तो हम अक्सर से क्या ही कह सकते हैं कि हाँ जी गलत फैसला है, ये तो वक्त ही बताएगा गलत है सही है, लेकिन अब ये जी राशिद भाई, एक बात मैं भी करना चाहता हूँ भट्टी साहब से पहले कि राशिद भाई आखिर में शरारत करके निकल जाए। नहीं ऐसे ही मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमारे आजकल आफरीदीज का दौर चल रहा है, यही आफरीदी साहब है हमारे पास, सोहेल आफरीदी अभी नए नए आ गए, तो उन्होंने कहा चले क्रिकेट में भी शाहीन आफरीदी को लेके आ जाते अच्छा यही हो रहा है। भट्टी साहब बताइए, मगर वो सोहेल भाई से तो पता नहीं किस तरह आगे मामला चलेंगे, होपफुली यहाँ पे मामला ठीक चले। ये बताइएगा भट्टी साहब कि क्या वजह आपको लगती है कि रिजवान को क्यों हटाया गया इस कैप्टनसी से? देखिए जो मेरी फ्यूचर प्लानिंग है, उसके तहत अभी से हमने तय कर लिया कि आगे क्या होगा, या फिर कोई और वजह थी? देखिए हमने टेस्ट मैच में तो कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा, शान मसूद को नहीं हटाया, सलमान अली आगा T20 में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अचानक वनडे में सिर्फ इसलिए हमने ये तब्दीली की कि माइक हसन चाहते थे कि वो शाहीन शाह आफरीदी के साथ जाएं और मोहम्मद रिजवान के साथ वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। अब अगला सवाल ये है कि जो मेरी इत्तला भी है कि अगर मोहम्मद रिजवान चूंकि कप्तानी से हट गए, अब शायद उनको वनडे टीम में जगह बरकरार रखना भी मुश्किल हो रही है। वनडे के लिए भी अब ये नया विकेट कीपर तलाश करने की कोशिश की जा रही है, तो एक और हम मुश्किल काम करने जा रहे हैं। अल्लाह करे कि वो काम उनका दुरुस्त साबित हो जाए, लेकिन एकदम से हमने अपने रेगुलर विकेट कीपर को छेड़ दिया। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लास्ट ईयर हमने ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज में हराया, रिजवान कप्तान थे। हमने साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश किया, मोहम्मद रिजवान कप्तान थे। फिर अचानक चैंपियंस ट्रॉफी और ये वेस्ट इंडीज की सीरीज में ऐसा क्या हुआ कि हेड कोच जो है, मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान और उनकी शायद केमिस्ट्री मिल नहीं सकी, जिसकी वजह से हेड कोच ने रिटर्न में पीसीबी से कहा कि मैं मोहम्मद रिजवान को कप्तान नहीं देखना चाहता, मुझे दूसरा कप्तान दिया जाए। ये जो भट्टी साहब रीजनिंग नहीं अभी तक समझ आया, तो कोई सॉलिड रीजन हो कि जी इस वजह से हम ये कर रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज हमें चाहिए कि जी वी वांट टू वर्क विद। लेट्स सी, अब तो ये फैसला हो गया और हम जाहिर है नेक तमन्नाओं का इजहार करेंगे। थैंक यू भट्टी साहब, थैंक यू राशिद भाई फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग।